नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 15 अप्रैल 1917 के दिन गांधी मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी आने से पहले ना तो जिले का नाम ठीक से मालूम था, ना वहां पहुंचने का रास्ता, ना उन्होंने कभी नील का पौधा देखा था। 18 अप्रैल को गांधी जब मोतिहारी कोर्ट की तरफ जा रहे थे, ये बताने के लिए कि वे जिला छोड़ने की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, किसानों की व्यथा यहीं बैठकर सुनेंगे, तो उस वक्त उनके साथ 2000 किसान चलने लगे। 2 दिन के भीतर 2000 लोगों की भीड़, बिना व्हाट्सएप के, ईमेल के और न्यूज चैनल की मदद के आप उस वक्त की कल्पना करेंगे तो यकीन नहीं होगा। गांधी को ना तो भोजपुरी आती थी, ना ही ठीक ठीक हिंदी। हम इस साल और इस महीने चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। गांधी के हर कार्यक्रम, किताब और यात्राओं की शताब्दी, अर्धशताब्दी मन रही है या मनाई जा चुकी है। शायद हम ठीक ठीक नहीं जानते कि गांधी को क्यों याद करते हैं और गांधी होने का मतलब क्या है। गांधी होने का एक ही मतलब है, बिना हिंसा का सहारा लिए, बिना किसी से मदद की उम्मीद किए, अपने वक्त की सबसे ताकतवर संस्था और व्यक्ति के सामने तनकर खड़े हो जाना गांधी होना है। जो सत्ता में रहकर दूसरों को डराता है, जो सत्ता से डरता है, ये दोनों गांधी का दुरुपयोग कर सकते हैं, उपयोग नहीं। जबकि इन्हीं दोनों को सबसे अधिक गांधी की जरूरत है। गांधी ने चंपारण पहुंचकर बगैर किसी हिंसा के उस वक्त के सबसे शोषित किसानों को ब्रिटिश हुकूमत के आगे खड़ा होना सिखा दिया। उनके आने के पहले तक किसान नील के गोरे व्यापारियों से लोहा ले रहे थे, मगर उसमें हिंसा थी, कामयाबी नहीं थी। गांधी जब तक रहे एक भी हिंसा नहीं हुई, भगदड़ नहीं मची, अहिंसा का अनुशासन कायम हुआ, जेल का भय समाप्त हुआ। गांधी ने लाखों किसानों के मन से जेल का भय हमेशा के लिए मिटा दिया। चंपारण के 100 साल की कमाई यही है कि आज का किसान फिर से डरा हुआ है, भयभीत है और बैंक के लोन के आगे कमजोर है। किसान की आत्महत्या की खबरें अब ना तो किसी संपादक को विचलित करती हैं, ना अब कोई पीर मोहम्मद मुनिस है जो नौकरी खतरे में डालकर कानपुर से निकलने वाले प्रताप अखबार को चंपारण में किसानों के शोषण की कहानी भेजे, ना ही कोई गणेश शंकर विद्यार्थी है जो चंपारण की कहानी छापकर वहां के किसानों के लिए पर्चा बंटवा दे कि आप अपनी कहानी दीजिए, दस्तावेज दीजिए। आज की पत्रकारिता चंपारण सत्याग्रह पर कैसे बात करेगी? क्या वो कर सकती है? आज के किसानों को गांधी का इंतजार नहीं, उन्हें फांसी का इंतजार रहता है। निर्वस्त्र होकर किसानों को प्रदर्शन करना पड़ा उस जगह जहां आजाद भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय है। पुलिस इन्हें ज्ञापन दिलवाने के लिए कार्यालय ले गई थी, मुलाकात नहीं हो सकी तो वहां से लौटते हुए इन किसानों ने अपने कपड़े उतार दिए। यकीन से कह सकता हूं कि ना तो दिल्ली को फर्क पड़ा, ना हिंदुस्तान को। ये किसान 3 हफ्तों से जंतर मंतर पर हैं, सूखे से पीड़ित हैं और राहत मांग रहे हैं। कभी ये चूहा मुंह में दबा लेते हैं तो कभी सांप दबा लेते हैं। किसानों को सरकार का ध्यान खींचने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है। सरकार ने तमिलनाडु को 2000 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया। इन किसानों का कहना है कि ये राशि बाल्टी में एक बूंद है। तमिलनाडु सरकार केंद्र से 39,000 करोड़ रुपए मांग रही है। 1917 में गांधी जब चंपारण पहुंचे तो वहां के किसान भी वस्त्रहीन थे। एक बार गांधी ने कस्तूरबा से किसी महिला की तरफ इशारा कर पूछा, कहा कि उनसे पूछिए कि उनकी साड़ी इतनी मैली क्यों है। महिला ने बा को बताया कि मेरे पास एक ही साड़ी है, नहाने के लिए कोई दूसरी साड़ी नहीं है। 2 साड़ी होती तो मैली साड़ी साफ कर पहन सकती थी। ये उस वक्त के चंपारण की गरीबी थी। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल, शेख गुलाम और शीतल राय के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे थे, मगर उन्हें किसी ऐसे शख्स का इंतजार था जो उनकी लड़ाई को बड़ा कर दे। आज किसानों की हर लड़ाई छोटी कर दी जाती है। इसमें मीडिया भी शामिल होता है, इसमें नेता भी होते हैं। इसलिए चंपारण सत्याग्रह मोतिहारी में नहीं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब के किसानों के बीच मनाया जाना चाहिए, वहीं पर खोजा जाना चाहिए। 18 अप्रैल से 16 जुलाई के बीच 1917 गांधी के नेतृत्व में चंपारण के 10,000 किसानों के बयान लिए गए। भारत के इतिहास की यह पहली जन सुनवाई होगी। 2015 में भारत के 12,615 किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। चंपारण के किसान गुलाम बना लिए गए। 400 गोरे किसान थे, मगर 19 लाख किसानों को गुलाम बनाया गया। मुनाफा कमाने के लिए किसानों से उनकी अपनी जमीन पर नील उगाकर टैक्स देने के लिए कहा गया। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं उगा सकते थे। उन पर जिस तरह के टैक्स लादे गए वो सुनकर भी आप विचलित नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी संवेदनाएं अब मिट चुकी हैं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी इस जमाने में बताना चाहिए कि चंपारण के किसानों को गोली मार दी जाती थी, बर्छी से बदन में छेद कर दिया जाता था, घर तोड़ दिए जाते थे ताकि उस जमीन पर नील की खेती हो सके। पाइन टैक्स लगा, किसान अपनी जमीन की सिंचाई करे ना करे, पानी के लिए टैक्स देता था। प्रत्येक रुपए पर जो उसके पास होता था उस पर 1 आना लगान देता था। हल रखता था तो उसके लिए बेंट माफी टैक्स देता था। जब कोई किसान मर जाता था तब उसकी संतान से माँ बाप के नाम पर टैक्स लिया गया, जिसे बपही पुतही टैक्स कहते हैं।
किसान अपनी बेटी की शादी के लिए जो मड़वा बनवाता था उस पर भी ₹1.25 का टैक्स लगता था। होली, रामनवमी और दवात पूजा का त्योहार मनाने के लिए भी उसे टैक्स देने होते थे। किसानों से ऐसे ऐसे टैक्स लिए गए जिसकी आप कल्पना नहीं करते। आज भी आप ऐसे ऐसे टैक्स देते चलते हैं, आपको पता नहीं चलता है। गुलामी थी चंपारण में, वहां के किसानों को दास बनाया गया। शोषण का इतना भयंकर असर हुआ कि आज भी कई घरों में वहां लोग जश्न नहीं मनाते। खुशियां आती हैं तो संभल संभल कर जश्न मनाते हैं, पता नहीं कब चली जाए। हम चंपारण सत्याग्रह के नाम पर ना तो गांधी को जानते, ना ही वहां और कहीं और के किसानों को जानते हैं। उस वक्त फरीदपुर के मजिस्ट्रेट EWH टावर ने कहा था कि नील का एक भी बक्सा इंग्लैंड नहीं पहुंचता है जो आदमी के खून से सना हुआ नहीं है। उस समय की पत्रकारिता आज के समय की पत्रकारिता से नहीं थी। बहुत से लोग वहां सरकार की खुशामद कर रहे थे, नील का कारोबार करने वाली कंपनियों के हाथ में बिके हुए थे। आज का मीडिया वैसे ही आज हर कंपनी का साथी है, उसका कारोबारी है। फिर भी कुछ पत्रकार थे जो चंपारण की गाथा आप तक पहुंचा रहे थे। वो ना होते तो ना गांधी जानते कि चंपारण में क्या हुआ, ना हिंदुस्तान जानता, ना दुनिया। कानपुर के प्रताप अखबार की कॉपी तो चंपारण के हर घर में होनी चाहिए थी, आपको कहीं नहीं मिलेगी। नागपुर से निकलने वाले हितवाद में भी चंपारण के शोषण की कहानी छपी। बिहार से दैनिक बिहारी निकला, जो दरभंगा महाराज का अखबार था, जिसके संपादक महेश्वर प्रसाद ने कितना जोखिम लिया। हरवंश सहाय और पीर मोहम्मद मुनीस ने नाम बदलकर प्रताप में लिखा। प्रताप ने भी प्रार्थना छपवाकर लोगों से कहानियां मांगी। हरवंश सहाय की तो अपनी कोई कहानी भी नहीं है। प्रार्थना में लोगों से अपील की गई कि आप कहानी भेजिए, उसका प्रमाण भी दीजिए, अखबार छापेगा। कई और अखबार हैं, लोग हैं जिनका नाम लेना संभव नहीं। आज का नेता किसी से मुलाकात भी करता है तो उसकी तस्वीर ट्वीट करा देता है, टीवी पर लाइव करा देता है, ताकि वो काम करता हुआ दिखे। गांधी ने चंपारण के किसानों की व्यथा सुननी शुरू की तो अखबारों के संपादकों को पत्र लिखा कि वे अपने संवाददाता को ना भेजें, जो भी सूचना होगी वे स्वयं दे देंगे। ये भी लिखा कि चंपारण में स्थिति इतनी नाजुक थी कि किंचित उत्साहपूर्ण आलोचना या अतिरंजित खबरों से, जिसे हम सेंसेशन कहते हैं आज की तारीख में, सहज ही काम में भारी नुकसान पहुंच सकता है। आज की पत्रकारिता खुलेआम सांप्रदायिकता फैला रही है। आप समझते हैं कि वो किसी मजहब के साथ ऐतिहासिक इंसाफ कर रही है। अखबार तब भी सांप्रदायिकता फैला रहे थे, वरना भगत सिंह को कहना ना पड़ता। फिर भी गांधी ने बिना प्रचार के यह सब किया, और इसका इतना प्रचार कैसे हो गया, ये आज भी कम्युनिकेशन के लिहाज से एक दिलचस्प गाथा है। हमारे परिचित और मित्र अरविंद मोहन ने तद्भव पत्रिका में हिंदी में चंपारण सत्याग्रह के वक्त कम्युनिकेशन और गांधी को लेकर एक अच्छा लेख लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, वक्त बर्बाद नहीं होगा। अप्रैल से लेकर नवंबर 1917 तक आते आते चंपारण के किसानों को शोषण से मुक्ति मिल गई, लेकिन गांधी के साथ चंपारण गए नेताओं को भी तरह तरह के डर से मुक्ति मिली। मजहरुल हक ने अपने घर सिकंदर मंजिल से ऐशो आराम के हर सामान बेच दिए। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा ने, ये सब उस वक्त के बड़े नाम हैं जो अपने साथ सामंती साजो सामान के साथ चंपारण गए थे गांधी का हाथ बटाने। चंपारण में रहते रहते वो गांधी को समझ गए, अपने साथ अर्दलियों को विदा कर दिया, कपड़े तक धोने लगे, अपना काम खुद करने लगे। चंपारण सत्याग्रह की कहानी सिर्फ 100 साल पूरे होने की कहानी नहीं है। आचार्य जी भी कृपलानी, अनुग्रह बाबू को कैसे भुला सकते हैं। गांधी को चंपारण बुलाने वाले राजकुमार शुक्ल आजाद भारत का सूरज नहीं देख सके। गांधी आजाद भारत में 5.5 महीने ही जिंदा रह सके, मार दिए गए। आज उन्हें मारने वालों की कुछ लोग जयंती मनाते हैं, हम सत्याग्रह मनाने जा रहे हैं। इसके जरिए सरकारें अपने कार्यक्रमों का प्रचार कर रही हैं, मगर चंपारण का किसान गायब है, भारत का किसान गायब है, या दिल्ली में वो निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन कर रहा है। फिर भी बात होती रहनी चाहिए, मारने वालों की भी और मार दिए जाने वालों की भी। चंपारण सत्याग्रह का 100 साल हमारी संभावनाओं का 100 साल है, या उन्हीं आशंकाओं की वापसी का साल है। हम बात करेंगे गोपाल गांधी से, जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद रवीश। मैं आपसे ही पहला सवाल ही यही है, जहां मैंने खत्म किया कि ये 100 साल हो गए, ये संभावनाओं के साल हैं या उन्हीं आशंकाओं की वापसी के साल हैं? दोनों हैं। संभावनाओं के साल मैं इसको इसलिए मानता हूँ क्योंकि चंपारण के इतिहास की जो कहानी है वो कल की नहीं है, वो आज की है, वो आज की कहानी है। 3 चीज़ें हमें चंपारण के बारे में याद रखनी चाहिए। एक ये कि चंपारण ही से एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल उभरा और बाहर आया, कांग्रेस सेशन में गया, कांग्रेस सेशन में चंपारण की बात करी। कांग्रेस सेशन यानी कि समझिए उस समय का कांग्रेस सेशन एलीट था, शहर में मिल रहा था, पर गांव की बात वहां गई, सुनवाई नहीं मिली। जो आज आप बतला रहे हैं कि जो हो रहा है,
निर्वस्त्र हो गए यहाँ किसान, उनकी कोई सुनता नहीं, उनकी कोई परवाह नहीं करता। वो तब भी ऐसा ही था। तब की कांग्रेस ने, मैं एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय को गिरा कर नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत थी, उनकी और प्राथमिकताएं थी, उन्होंने नहीं सुना। पर गांधी वहाँ मौजूद था। दक्षिण अफ्रीका की धूल उनके चादर पर तब तक थी। 2 साल ही हुए थे उनके यहाँ लौटे। दक्षिण अफ्रीका ही की नहीं, दक्षिण अफ्रीका की सत्याग्रह की धूल उनकी चादर पर थी। दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह बहुत सफल था और वहाँ भी वो खानों से जुड़ा हुआ था, गरीबी से जुड़ा हुआ था, तमिल मजदूरों से जुड़ा हुआ था। तो उस अनुभव के साथ ये आदमी आया था। राजकुमार शुक्ल ने देखा ये आदमी है सुनने वाला, पर उन्होंने भी नहीं सुना। उस समय गांधी की भी प्राथमिकताएं अलग थीं, पर राजकुमार शुक्ल उस पर डटे रहे। संभावना की बात कर रहा हूँ, संभावना उसने छोड़ी नहीं, डटे रहे, बुलाया, यानी शहरी दिमाग को खींचकर गांव में वो ले आए। और फिर गांव में क्या हुआ, गांव में जो लोग थे उन्होंने इस गुजराती व्यक्ति, जो कि जैसे कि आपने कहा हिंदी नहीं, भोजपुरी क्या हिंदी भी नहीं जानता था, उसके सवालों का जवाब दिया और खुद के सवालों से उसका जवाब मांगा। तो संभावना, लोगों का और इस व्यक्ति का पारस्पर्य। दूसरी संभावना, सरकार, लोकल सरकार, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उन्होंने भी इस आदमी को सुना। 1917 में वो कह सके ये कौन है, बाहर का ही है, जाओ, नहीं, सुना, कुछ दिक्कतों के साथ सुना जरूर, गवर्नर तक बात कही। सरकारी अधिकारी का गांधी ने अनादर नहीं किया, बल्कि आदर किया, उनको अपने काम में जोड़ा। और फिर आप जानते हैं, सब जानते हैं, संभावना, गेटिंग द सिटी टू लिसन टू द विलेज। और गांव सरकार जो है उसकी बात सुने, सरकार की बात सुने, शहर की बात सुने। और तीनों ने फिर, जैसे कि आपने कहा, बृजकिशोर बाबू, राजेंद्र बाबू, सत्यनारायण सिंह बाबू, मजहरुल हक, ये सब दिमागी लोग अपना दिमाग दिमागी कामों से छोड़कर ज़मीनी काम पर लगा गए। संभावना, तो आज भी मैं देखता हूँ संभावना बहुत है। अगर हमारे देश में आज मेधा पटकर, पी साईनाथ, अरुणा राय ऐसे लोग हैं जो कि गांव की बात शहर में कर रहे हैं और शहर को गांव की बात सुना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत संभावना है। आरटीआई एक्ट कैसे निकला है, शहरी मुहिम से नहीं निकला, शहरी उद्यम से नहीं निकला, गांव में इन्होंने किया। ये लोग गांव के लिए शहरी लोग हैं, गांव गए और गांव की बात सुनकर खुद बदल गए, जैसे कि गांधी खुद बदला। और इन सब के राजकुमार शुक्ल हैं, इन सब के पीछे आज की जो मूवमेंट्स हैं, उन सब के पीछे आपको राजकुमार शुक्ल मिलेंगे। तो बहुत ये संभावना के साथ है। मैं जानता हूं कि हम हताश होने के लिए बहुत कारण हैं, बहुत ही ज़्यादा कारण है, निराश होने की बहुत कारण है, पर मैं बहुत संभावनाएं देखता हूँ। आज पाखंड बहुत है, घमंड बहुत है और नाटकीयता बहुत है राजनीति में। आपने व्हाट्सएप का जिक्र किया, ज़रूर ये सब है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं गांव की आवाज़ बहुत आगे पहुंच रही है, बहुत सुनी जा रही है। और वो बस उस संभावना में मैं आशा की बहुत झलक देखता हूँ। रविंद्रनाथ का है, नयने आंधार रोबे, नयन में अंधेरा है, ध्यानेर आलोक रेखा, पर ध्यान में आलोक की रेखा है। बहुत आलोक की रेखाएं हमारे मुल्क में है, तमिलनाडु से लेकर बिहार तक। मैं आपसे बात करने से पहले बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, डॉक्टर के दत्त, काली किंकर साहब वहाँ इतिहासकार हुए, तो उन्होंने लिखा है कि जब राजकुमार शुक्ल अमृत बाजार पत्रिका गांधी से मिलने गए तो पत्रिका के बाहर, चूँकि स्वपाकी थे, खुद बनाकर खाते थे, तो अखबार के दफ्तर के बाहर खाना बनाकर खा रहे थे और पत्रकारों से पूछ रहे थे। तो इतनी निष्ठा है। फिर भी हम लोग बात कर रहे थे, फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके मन पे चंपारण सत्याग्रह की क्या छाप है? देखिए, गांधी के नाम पर अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, झूठ तो क्या अतिशयोक्ति भी नहीं होनी चाहिए। मैं दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रहों से परिचित रहा हूँ, उसका मैंने कुछ अध्ययन भी किया है, दांडी कूच का भी अध्ययन किया है, लेकिन सच बोल रहा हूँ, चंपारण का मैंने अध्ययन उतना नहीं किया जितना करना चाहिए। और अगर मैं आज चंपारण कहूँ तो वो भी नाटकीयता होगी,
क्योंकि मैं बरसों से चंपारण के बारे में पढ़ सकता था, जान सकता था, वो मैंने नहीं किया। इसकी वजह क्या? कोई ख़ास वजह नहीं है, पर एक वजह है, और वो ये है कि बाकी जो सत्याग्रह हुए चंपारण के बाद, चंपारण से प्रेरित, चंपारण से ऊर्जित जो सत्याग्रह है, वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सफलता प्राप्त कर गए और सत्याग्रह का नाम वो आगे बढ़ा गए। चंपारण में सत्याग्रह ही था, सत्याग्रह का नाम भी उपयोग हुआ, लेकिन चंपारण का जो दांडी को दांडी कूच कहते हैं, सत्याग्रह को जो भी कहें, आंदोलन कहें सत्याग्रह की, वो बहुत ज्योग्राफिकली सीमित था। उसका साफल्य भी बहुत ही सीमित रहा और उसकी बात ज़्यादा चली नहीं। वो एक, जैसे कि अगर भाषा सीखनी हो तो अक्षरावली जैसे शुरू करते हैं, वो उसका क ख ग था। तो जब ग्रंथ में छप गए हैं सत्याग्रह पे, तो उस क ख ग का एबेकस अपने ऊपर ध्यान नहीं रखता है। तो जब पोस्ट डॉक्टरेट हो गई सत्याग्रह की, तो उसका किंडरगार्टन कौन जाएगा? तो मैंने उसका अध्ययन नहीं किया। हाल में मैंने ज़रा कुछ ज़्यादा किया है। बिहार में जब मेरी कुछ काम से संबंधित यात्रा थी, तो मैं मोतिहारी चंपारण गया, और जब मैंने देखा वहाँ जो मेज़ है जिस पर ट्रायल हुआ, नहीं, जिस पर ट्रायल हुआ, वो मेज़ में, तो उसका स्पर्श जब किया तो एकदम रोमांच, अंग्रेजी में हॉरिपिलेशन कहते हैं, रोमांच हो गया। क्या इसी पर, उस मेज़ से ही सारी बात निकली? ज़मीन और मेज़ को जोड़ने का काम गांधी ने किया। आज मेज़ एक जगह है, कुर्सी एक जगह है, ज़मीन कहीं और है। ज़मीनी हकीकत, आज के ज़मीनी हकीकात वही हैं जो तब थे। चंपारण इतिहास नहीं है, चंपारण आज है, आज का सत्य। मुझे भी, मैं चूँकि इतिहास का विद्यार्थी रहा और आधुनिक भारत का ही, तो ये बात मुझे तब भी टालती रही, और शायद इसी तरह से क्षेत्रीय इतिहास को लेकर लोग परेशान होते होंगे। मैं यही सोचता था कि गांधी की इतिहास माला में ये एक भुला दिया गया सा लैंडमार्क है, बहुत जल्दी से लोग इसे क्रॉस कर जाते हैं। और एक फ्रेंच इतिहासकार हैं, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका ही एक जिक्र आता था कि गांधी के बारे में अगर थोड़ा वहाँ एग्रेरियन क्राइसिस के बारे में पढ़ना हो तो वो थोड़ा सा देखा जा सकता है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि गांधी आज हैं, मतलब चंपारण सत्याग्रह है, पर मैंने जो भी किताबें पढ़ी, राय प्रभाकर प्रसाद, ये NBT से किताब छपी है राजकुमार शुक्ल की। मैं जब भी किताब का नाम लेता हूं तो प्रकाशन और दाम बता देता हूं। बहुत आवश्यक है। 65 रुपये की किताब है, और ये हिंदी वाली जो किताब है वो 350 रुपये की किताब है, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी की। और यहीं से मैंने जानकारी ली। कुछ तस्वीर गांधी स्मृति दर्शन की भी हैं, जो दर्शक स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो डर है, एक प्रसंग है इसमें कि CF एंड्रयूज, दीनबंधु, वो वहाँ रुकना जा रहे थे, तो लेकिन ये सारे लोग जो गांधी की मदद करने आए थे, वो चाहते थे कि रुक जाएं उनके साथ। और तो गांधी समझ गए और उन्होंने कहा कि आप लोग ये समझते हैं कि आपके साथ कोई अंग्रेज़ रुक जाएगा तो ज़्यादा ताकत मिलेगी, वो मदद कर सकते हैं आपको लड़ने में। मेरी राय ये है कि CF एंड्रयूज को यहाँ से जाने दिया जाए। वो जाना चाहते हैं, वो जाए यहाँ से, ताकि आप अकेले लड़ना सीखें, अपने दम पर लड़ना सीखें। ये भय कुछ वापसी है क्या? इतना डर मैं सुनता रहता हूँ। जिस डर से जो आज़ाद किया गांधी ने, जेल जाया जा सकता है, मतलब जेल जाना एक सामान्य सी बात है, ये डर आज कुछ कहीं ज़्यादा गहरी नज़र आती है क्या? या वो उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी कि गांधी ने जेल के डर से लोगों को आज़ाद कर दिया? देखिए, संभावनाएं और जेल दोनों जुड़े हुए हैं। गांधी जेल जाने के लिए हमेशा तैयार थे, जेल जाने के लिए आतुर नहीं थे। वो सुलह और समझौता और न्याय और इंसाफ के लिए आतुर थे। जेल जाना उनके लिए एक मामूली सी बात थी, जाना हो तो जाएंगे, पर उनका ध्येय जेल जाना या जेल भरना नहीं था। 1942 में बात कुछ ज़रा फर्क हुई, जेल भरो वगैरह, लेकिन उस समय
वो अपने आप पर या अपने आंदोलन पर एक कोई सेंसेशनल आकर्षण नहीं लाना चाहते थे। वो सिर्फ काम करना चाहते थे कि ये एक मुद्दा है, पर ये मुद्दा सिर्फ इंडिगो का नहीं है, तीन कठिया का नहीं है। ये एक तरह की ज़मीन से जो जुड़ाव है हमारे लोगों का, वो एक बहुत गहरा जुड़ाव है, बहुत एक संबंध, बहुत ही एक अनूठा संबंध है। उस संबंध पर अगर कोई अपना दायित्व ला रहा है तो वो दायित्व गलत है, हमें इसको दूर करना है। पर लेकिन साथ साथ कोई भी चीज़ वैक्यूम में नहीं है, समाज को भी कुछ अपने में बदलाव लाना चाहिए। ये सिर्फ एंटी ब्रिटिश राज बात नहीं है, एंटी प्लांटर बात नहीं है, कुछ सब चीज़ें जुड़ी रहती हैं। तो उनके कई संदेश समाज को भी साथ साथ जाने लगे थे। कोई भी चीज़ उन्होंने जैसे बाद में कहा एक और संदर्भ में कि जो न्याय मांगता है, वो जो न्याय मांगने आता है उसके हाथ साफ होने चाहिए। तो अगर यहाँ कम्युनल भावनाएं हैं तो वो जानी चाहिए। और अगर यहाँ गरीबों और गरीब तो सब हैं, ये आदमी और औरत, पर अगर औरत पर खास जुल्म हो रहा है आदमी से, किसान से, अपने घर की औरत पर, तो उसको भी दूर करना है। तो ये सब सारी चीज़ें उन्होंने एक साथ देखी, एकजुट देखकर फिर कस्तूरबा को भी वहाँ लाए और अपना काम करना शुरू किया। तो बाद में जो जो उनके कार्यक्रम बनने रहे, उन सब की बीज हम चंपारण में देखते हैं। आपने रवीश बहुत ही एक सुंदर एक उदाहरण दिया था वो माला का। उस माला गांधी की सत्याग्रह और सत्य और आग्रह की जो माला है, उसमें जो अलग अलग जो बीज, वो एक शुरू होते हैं एक गांठ से। वो गांठ है चंपारण, और वो अंत भी होता है उसी गांठ में। तो चंपारण से जो शुरू हो रहा है सिलसिला संभावना का, अभयता का, वो फिर उसी गांठ में जाकर रुक रहा है। और आज जो चंपारण है वो शुरुआत भी है और वो हमारी मंजिल भी है। वो जेल जाने का जो तब खतरा था आज भी है, जेल जाने से जो तब भय था वो आज भी है। जो निर्भयता गांधी तब लाए थे वो आज भी हम देख रहे हैं। कई लोग जेल जाने को तैयार हैं और जा रहे हैं, पर है भय ज़रूर और नहीं होना चाहिए। आचार्य कृपलानी पहली बार जेल गए चंपारण को लेकर। उनको जेल जाने का क्या, वो प्रोफेसर थे, जेल क्यों जाते, गए। और उन्होंने एक बहुत ही अजीब बात की, बल्कि बहुत ही गजब की बात की आचार्य कृपलानी अपने तरीके से। उन्होंने बाद में कहा, बहुत समय बाद, गांधी भी तब तक नहीं थे, कि गांधी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। गांधी ने सिखाया कि अपने दुश्मनों से कैसे दोस्ती करना। गांधी ने हमें ये नहीं सिखाया कि अपने खुद के लोगों से कैसे दोस्ती करना। तो खुद के लोगों से दोस्ती करना जो कृपलानी जी कह रहे थे कि नहीं सिखाया, वो एक तरह से ठीक भी था। और उनका अपने लोग से क्या मतलब था कि अपना ही जैसा काम कर रहे हैं। तो हमारी जो इकाइयां हैं, लिबरल इकाइयां, रेडिकल इकाइयां, वो आज अपने साथ ज़रा काम करना शुरू करें, ये बहुत ज़रूरी है। गांधी ने सिखाया भी था, जो एक तरह से मैं गांधी का डिफेंस कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने आप के लोगों को कितने तरह के, जैसे C.F. एंड्रूज़ का आपने जिक्र किया। C.F. एंड्रूज़ अपनी एक खुद की एक शक्ति लाए थे। मिशनरी थे, पर वो क्रिश्चियन की मिशनरी नहीं थे, वो एक तरह के ह्यूमनिस्ट मिशनरी थे। वो भी उसमें आए। आज हमारे देश में देखिए एंड्रूज़ जैसे जॉन द्रेज हैं। जॉन द्रेज बेल्जियन पैदाइश के जो हैं, वो झारखंड में काम करते आ रहे हैं। उनको हिंदुस्तान की हकीकत इतनी मालूम है जितने कि शायद हिंदुस्तान की पैदाइश को नहीं मालूम है। वो झारखंड में आदिवासियों के साथ काम करते रहे हैं, अपनी पत्नी बेला भाटिया के साथ काम करते रहे हैं। उनको ज़मीनी हक, ज़मीनी अधिकार के बारे में बहुत बहुत ज्ञान है। और RTI, नरेगा, इन सब के वो दार्शनिक हैं और इन सब के वो विशेषज्ञ हैं। तो एंड्रूज़ स्वरूप आज जॉन द्रेज हमारे पास है। और उस समय बाबू राजेंद्र प्रसाद और बाबू बृजकिशोर प्रसाद जैसे आज कई वकील खेती अधिकार पर काम कर रहे हैं। और इन सब को साथ मिलकर उस निर्भयता को दूर करना है निर्भयता। पर मुझे लगता है कि वो दूर होगी, क्योंकि बहुत कामयाबी, हमें ज़मीनी कामयाबी मिल रही है। ये बातचीत चल रही है, लेकिन हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे। मैं एक अरविंद मोहन के इस लेख के संदर्भ में ही मुझे दिलचस्प लगी, चूँकि आपने अफ्रीका वाले हिस्से का अध्ययन किया। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ दक्षिण अफ्रीका वाले हिस्से का,
कि यहाँ उन्होंने लिखा है कि गांधी ने आकर किसानों के बीच कम समय में पब्लिक ओपिनियन को महत्वपूर्ण बना दिया और उसके प्रभाव से जो गोरे लोग थे, जो कॉरपोरेट आज की भाषा में कहें तो एक तरह से वो सरकार का हिस्सा अपने आप को बना लिया था उन्होंने। उनकी अपनी आर्मी थी, उनके अपने कोर्ट थे, उनके अपने लठैत थे जो लाठी लेके लोगों को घर बैठ जाते थे और मारते पीटते थे। उन दोनों को अलग कर दिया गांधी ने पब्लिक ओपिनियन के जरिए। तब तक टेलीफोन, दिल्ली से हर थाने में टेलीफोन का संपर्क हो चुका था, तार आ गया था, टेलीग्राम की व्यवस्था हो चुकी थी और अखबार वगैरह थे। इन सारे जिक्र से मैं जानता हूं। तो ये पब्लिक ओपिनियन का पावर आज हम दुनिया भर में देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन कुछ और है। दो तरह की पब्लिक ओपिनियन की एक दुनिया चल रही है ना। एक पब्लिक ओपिनियन बनाम दूसरा नहीं है, मतलब पब्लिक ओपिनियन बनाम पब्लिक ओपिनियन की हम दुनिया देख रहे हैं। मैं उस संदर्भ में भी जानना चाहता हूं कि गांधी ने ये कैसे हासिल किया और आज हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि आज पब्लिक ही पब्लिक के खिलाफ खड़ी है और लोग ऐश कर रहे हैं। ऐसा है और एक तरह से इंडिया वर्सेस इंडिया जैसी बात हो गई है। ये क्यों है? हम मीडिया के महल में आज हैं। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया ने जिस तरह अपने आप को मैनिपुलेट होने दिया है, वो बहुत ही एक दर्द की बात है, शर्म की बात है, खतरे की बात है। और मीडिया का प्रभाव आज जो है, आपने जैसे कहा कि गांधी का ये सब व्हाट्सएप के बिना, फेसबुक के बिना, ट्विटर के बिना कैसे वो कर गए? 2500 साल पहले बुद्ध भी ऐसी कैसे कर गए? प्रभाव, एक दिमाग का दूसरे दिमाग पर प्रभाव। वो जो शायद अब तब 10 दिन लगता, वो आज 10 सेकंड में हो जाता है। पावर ऑफ द विजुअल मीडिया ऐसा है। और उस पावर में पैसा बनाने की क्षमता भी है। इसलिए पैसा और पावर ये दोनों जब मिल गए मीडिया में, तब उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। वो एक इंडिया खड़ा कर देने का। वो कभी कभी सच्ची इंडिया भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पावर और मीडिया का पावर वही इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी तरह का मैनिपुलेट करना चाहते हैं। नहीं, जयप्रकाश का जो आंदोलन था उसमें भी मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव था, बहुत बड़ा रोल था। जयप्रकाश का 74-75 का जो आंदोलन था, उसको भी हमारी स्वतंत्र मीडिया ने बहुत समर्थन किया। इंडियन एक्सप्रेस ने, रामनाथ गोयनका ने उसका बहुत बड़ा समर्थन किया था। पर आज की मीडिया तो विपक्ष विरोधी पत्रकारिता हो गई है, ऐसा हो गया है। और ये जो स्थिति आई है, इसको देखते समय हमें याद रखना चाहिए कि उस जमाने, ये पी सायनाथ ने एक बार कहा था, पी सायनाथ ने कहा था कि उस जमाने के अखबार देखिए, जैसे बाबा साहब का मूक नायक या गांधी का हरिजन यंग इंडिया, उनका सर्कुलेशन इतना नैरो था, 1 इंच का नैरो, पर उनका प्रभाव ऐसा था। आज सर्कुलेशन सबका दार्शनिकता हो या पढ़ने वाला हो, ऐसा है, पर प्रभाव है भी छरछरा, बड़ा है लेकिन छरछरा, बदल सकता है, क्षण क्षण में बदल सकता है। बहुत क्षणभंगुर है मीडिया का प्रभाव। वास्तविकता हमेशा मीडिया से एक कदम आगे रहेगी। वास्तविकता, हकीकत जो है, यथार्थ जो है, वो हमेशा मीडिया से एक कदम आगे। कितना भी हम चंद्रयान न चलाएं, चंद्र जो है वो चंद्रयान से आगे रहता है। चंद्रयान घूम जाए चंद्र को, पर चंद्र अपनी जगह है, वो यथार्थ है। चंपारण एक किस्म का चंद्र है और उस चंद्र को, उस ग्रंथ को हम आज फिर से जागृत होता देख रहे हैं। आज मैं जयप्रकाश का उल्लेख करूं तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि जयप्रकाश नहीं है, जयप्रकाश की कोई पार्टी नहीं है। पर ये एक इत्तेफाक की बात है कि जयप्रकाश बृजकिशोर बाबू के दामाद थे। बृजकिशोर बाबू की बेटी प्रभावती इज मिसेस जयप्रकाश नारायण। सीधा संबंध है चंपारण का बिहार आंदोलन से, पारिवारिक, वैचारिक और राजनीतिक, सबसे बड़ा राजनीतिक। जयप्रकाश की जब तब बात होती थी, एक नारा स्वाभाविक निकला, अंधेरे में एक प्रकाश,
जयप्रकाश, जयप्रकाश। तो आज हम अंधेरा जो देख रहे हैं उसमें जयप्रकाश प्रज्वलित है। बिहार में आप देखें, आज एक ऊर्जा है। और मुझे, आपने संभावनाओं की बात करी, मैं संभावना देखता हूँ। और इसमें मैं आशाहीन नहीं हूँ कि आज की जो ज़मीनी स्थिति है, जिसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट, आज लैंड एक्विजिशन एक्ट जो निकला है उसमें जो संशोधन किए हैं, 3 ऑर्डिनेंस से, एक नहीं 3 बार ऑर्डिनेंस निकला है। ऑर्डिनेंस जो होता है किसी इमरजेंसी में लाया जाता है, ऐसी स्थिति से निपटने जो कि आपात स्थिति हो। इसमें क्या आफत है? लोगों के ज़मीन, किसान के अधिकार को कम करना और उनके अधिकारों को अपने वश में ले आने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट का इस्तेमाल करना, उनको कॉम्पनसेशन के जो तरीके हैं उनको डाइल्यूट करना, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो बात है उसको डाइल्यूट करना, ये सब चंपारण से सीधा संबंध रखते हैं। लोगों के अधिकार, ज़मीन को जोतने वाले, हल जोतने वाले किसानों के अधिकार को ओछा बनाने का एक जो ये तरीका है, ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया जाए। आज देखिए, मैं संभावनाओं को इसलिए देख रहा हूँ कि उस पर विरोध हुआ, राज्यसभा में ने उसको लौटाया और आज वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है। इतने आसानी से वो ऑर्डिनेंस को तो बाद में कानून बनाना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि ये होगा और ये इस पर रोक लगेगी। आगे भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं गोपाल गांधी के साथ, चंपारण सत्याग्रह, उससे उभरे कुछ सवाल और आज की वास्तविकता पर। दो बात आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूं इससे पहले कि मेरा समय ख़त्म हो जाए। कनाडा की एक विधानसभा में या असेंबली में 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के बारे में निंदा प्रस्ताव पास हुआ। और कनाडा से क्या लेना देना मेरा, लेकिन फिर भी हम अपनी संसद और विधानसभाओं में बहुत कम बार, मतलब 1984 या 2002 के दंगे हुए या अभी जो देश में जगह जगह दंगे हो रहे हैं, उनको लेकर राजनीति करते हुए भी या राजनीति से ऊपर उठकर भी हमने निंदा प्रस्ताव तो कहीं देखी नहीं, मतलब देखा भी नहीं, और कहीं कोई प्रायश्चित नहीं हमने देखी। हमें नहीं लगता कि ब्रिटिश हुकूमत ने भी चंपारण की जो गुलामी थी उसको लेकर कभी प्रायश्चित किया हो। आजकल शशि थरूर एक मुद्दा उठाते हैं। मैं ये उदाहरण इसलिए कह रहा हूँ कि 1865 में अमेरिका में दास प्रथा समाप्त हुई थी और तब दुनिया मान चुकी थी कि ये समाप्ति का ऐलान है, लेकिन उसके 40-50 साल के भीतर ही 1907-1908 के बीच में चंपारण में एक तरह की गुलामी आती है और वो स्लेवरी है। उस वक्त के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं या मजिस्ट्रेट हैं, यहाँ तक कि मैकॉले ने भी कहा है कि एक सेमी स्लेवरी, अर्धदास्ता जैसी एक स्थिति है, वो वापस वो ये चीज़ें आती हैं। हमने कभी चंपारण के किसानों के पक्ष को या गुलामी के इस पक्ष को लेकर दुनिया के सामने उठाया नहीं, इस बात को लेकर कि हमें नहीं मालूम कि इस तरह की गुलामी की स्थितियां आज भी किसानों के सामने हैं या नहीं हैं। तो हम हमेशा चुप रह जाते हैं इस गुलामी को लेकर, बात नहीं करते। मुझे अभी हाल में सायनाथ से ही पता चला कि चंपारण के जो प्लांटर्स थे वो उसी नस्ल के थे जो कि अमेरिका में और ब्रिटेन में स्लेवरी से जुड़े थे। अच्छा। उसी नस्ल के थे वो, यानी कि आईसीएस या सरकारी और फौज से के ज़रिए से नहीं और नहीं क्रिश्चियन मिशन से, पर सीधे उस तरह से फैमिली बैकग्राउंड वगैरह उसी बैकग्राउंड से थे जिन्होंने की स्लेवरी चलाई थी। और यही इसीलिए वो जो बाद में जब जैसे आजकल लिखा जाता है बोरी बिस्तर बांधकर वापस चले गए, जब चंपारण सत्याग्रह समाप्त हुआ, जब दिन गठिया अबॉलिश हो गई, क्योंकि उनका यहाँ और कोई ओहदा ही नहीं था, प्लांटर्स थे। और प्लांटर्स को हमेशा उस समय के प्लांटर्स को एक स्लेवरी उनके लिए इट वाज ए वर्किंग प्रिंसिपल और वही था। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, हम उस स्लेवरी की आज बात करें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज जिस तरह की स्लेवरी शुरू हो रही है, देखिए उद्योग और कृषि का जो अंतर्विरोध है वो, उसको मैं बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। ज़मीन सिर्फ कृषि के लिए नहीं है, उद्योग के लिए भी है, उद्योग बहुत आवश्यक है, लेकिन SEZs जो है
एसीजेड्स, उनमें और पुराने उस तरह के इंडिगो प्लांटेशंस में फ़र्क क्या है? एसीजेड्स में सब छूट है, ज़मीन उसी की है जो उस समय होती थी, उनसे ली हुई ज़मीन है, जोतने वाली ज़मीन। पर आज वो एसीजेड जब बन जाती है तो इट बिकम्स लाइक ए सेपरेट आइलैंड, जिसमें कि हर सब्सिडी है, हर प्रकार की कीमत माफ़ है, हर प्रकार का कर माफ़ है। तो ये प्लांटर नहीं है? एसीजेड के कॉरपोरेट ओनर्स क्या वो प्लांटर नहीं है? क्या उनमें जो गैर बराबरी है वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को की याद नहीं दिलाती? आज के प्लांटर्स भी हमारे पास में। मैंने ये बात इसलिए कही कि अभी हाल में मैं प्राइम टाइम के दौरान ही, जब ये नोएडा में अफ्रीकी नागरिक के साथ विवाद हुआ था, तो मैं एक अफ्रीकी कलाकार से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक अपने मित्र से परिचय कराया जो वो भी अफ्रीका के किसी मुल्क के थे। उन्होंने कहा कि मैंने आप यहाँ क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क में किसान था, लेकिन एक प्लांटर कंपनी आई जो कॉफ़ी उगाती है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है, उसने मुझे हमारे ज़मीन से बेदखल कर दिया और इतना मुश्किल कर दिया कि मेरे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो मुझे लगता है, मैं इसलिए बात कर रहा था कि चंपारण सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में घट रहा है। हम उसे नहीं देखना चाहते। इस तरह से भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे किसान इस हालत में हैं कि वो कपड़ा तक उतार दे रहे हैं इस दिल्ली में लोगों का सिर्फ ध्यान खींचने के लिए कि कोई सहानुभूति और करुणा से जाकर बात कर सके। मतलब मैंने किसी नेता को नहीं देखा वहां जाकर, औपचारिकता के लिए गए हैं, लेकिन उनके बीच बैठकर उनकी संवेदना को महसूस करने के लिए। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो भी व्यवस्था है, अच्छी या बुरी या उससे बेहतर करने के लिए, आपको लगता है कि विकल्प या विपक्ष में जो नेता हैं उनके पास इतना नैतिक बल है, नैतिक बल का इतना संसाधन है कि वो किसी विकल्प के लिए खड़े हो सकते हैं? देखिए, जो नैतिक बल होना चाहिए उतना नहीं है। पर क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें वो धैर्य और वो परिश्रम करने की भावना नहीं है जो कि गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और बृजकिशोर में थी, जयप्रकाश में थी। नैतिक बल तब मिलता है जब व्यक्ति में ज्ञान हो, अनुभव हो और उस ज्ञान और अनुभव को आगे ले जाने के लिए समर्पण हो। ये नहीं है। अगर खुद को आगे बढ़ाने का लालच सबसे बड़ा मोटिवेशन है तो नैतिक बल कहाँ मिलेगा? खुद को देखिए, जैसे पेंसिल होती है, पेंसिल की जो नोक होती है, वो जब लिखने लगती है तो वो खुद को घटाते 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 लिखती है, खुद को बढ़ाते 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 नहीं लिखती है। तो ये वो पेंसिल है जो कि तब नैतिक होगी जब खुद का न सोचे, मुद्दे का सोचे। और मैं एक बात करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पाखंड जो है व्यापक है, मुझ में भी है। मैंने कभी न फावड़ा उठाया है, न कुल्हाड़ी चलाई है, क्यों खुरपी तक नहीं पकड़ी है। और मैं किसानों की बात कर रहा हूँ आपके सामने। इसमें पाखंड है, लेकिन एक प्रकार से उस पाखंड को मैं धो रहा हूँ। वो इसलिए कि मैं जानता हूँ कि इस मुद्दे को मेरे जैसे शहरी कीड़े भी अपना बना सकते हैं और बना रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा रहे हैं। चंपारण 100 कल की बात नहीं है, आज की बात है, आगामी कल की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया चंपारण सत्याग्रह पर बात करने के लिए। इससे पहले कि ये घटना, इसकी कहानी, इसके लेकर होने वाली बातें तमाम तरह के फर्जी सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार में गायब कर दी जाएं, सोचिएगा। जो यहाँ पर बातचीत हुई उसके बारे में भी, और हमारे जो अपने पाखंड हैं, हमारे भी हैं, आपके भी नहीं, हमारे भी पाखंड हैं, उनके बारे में भी सोचिएगा, अपने बारे में भी सोचिएगा। देखिएगा कहीं आसपास चंपारण घट तो नहीं रहा है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।